नमस्कार। मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो आज हम एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो पे काम करने वाले हैं। ये वीडियो है केंद्र अधिपति दोष के बारे में। और इस वीडियो को मैं शुरू करूं इसके पहले मैं अभी अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर उसे लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए चलती हूँ सीधे मुद्दे पे और बात करूंगी केंद्र अधिपति दोष के बारे में। तो ये महर्षि पराशर के द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत उन्होंने बहुत ही संक्षेप में इसकी चर्चा की है और जो उनके ही बृहत पराशर होरा शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों के कुछ मामलों में खिलाफ जाता है। तो क्या मंशा रही होगी, महर्षि ने इतनी बड़ी बात ऐसे ही तो इतने हल्के में नहीं कही होगी। बात अगर बृहत पराशर होरा शास्त्र की करूं या उदुदाय प्रदीप लघु पराशरी की या उत्तर कालामृत या फल दीपिका या भाव मंजरी, इन सभी ग्रंथों में केंद्र अधिपति दोष की व्याख्या की गई है और उसका जिक्र किया गया है। पर अगर बहुत सारे ऐसे भी ज्योतिष आचार्य हैं जिन्होंने इसे कुछ खास महत्ता नहीं दी है, कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं दी है। उनका मानना है कि शुभ ग्रहों से बनने वाले इस दोष की अगर हम बात करें तो बुध अगर केंद्र में है तो वो मालव्य, तो बुध अगर केंद्र में हो तो वो भद्र योग, और बृहस्पति अगर केंद्र में हो और अकेले हो तो वो हंस योग का भी निर्माण करते हैं। तो कितनी सार्थकता है, कितना इस दोष से डरना चाहिए, किस तरह का ये दोष है, किस तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं और किन परिस्थितियों में इन दोषों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और अगर ये दोष हमारी कुंडली में है भी तो हम क्या छोटे मोटे रेमेडीज़ करें जिससे हमने इससे निजात मिले, इस पर भी एक चर्चा करूँगी। एक तरफ जहाँ इतने सारे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने केंद्र अधिपति दोष की महत्ता को बताया है, वहीं पर बहुत सारे ज्योतिष के विशेषज्ञ जिनमें वराह मिहिर जी का नाम प्रमुख है, इसके अलावा जयदेव, वेंकटेश, वैद्यनाथ जैसे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने भी केंद्र अधिपति दोष को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। अब बात करूंगी केंद्र अधिपति दोष, ये दोष कैसे बनता है और इसको कितने हल्के में या कितना सीरियसली लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र अधिपति दोष एक बहुत बड़ा दोष होता है और वहीं पर मैलिफिक प्लैनेट से बनता है अगर ये, तो वहाँ केंद्र अधिपति योग हो जाता है। देखिए शुभ ग्रह जैसे सौम्य ग्रह होते हैं, शुक्र, बुध और गुरु, बृहस्पति, इनसे बनता है केंद्र अधिपति दोष। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही एक सीधी सी बात है समझने वाली, पर इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां लोगों ने पाल रखी है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा केंद्र अधिपति दोष के बारे में डर मन में बैठा रखा है। देखिए ये कहा जाता है कि जो नेचुरल बेनिफिक्स हैं, जो नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह हैं, उनसे बनता है ये दोष। और तो जैसा हमने बताया कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं बुध, बृहस्पति और शुक्र, अगर ये केंद्र के अधिपति हैं, जिन लग्नों में ये केंद्र के अधिपति बनते हैं, केंद्र के भावों का स्वामित्व इनके पास होता है, तो उसके बाद ये शुभ फल प्रदायक ग्रह नहीं रह जाते हैं और इनकी जो शुभता है उसमें भारी गिरावट आ जाती है। ये स्टेटमेंट ऋषि पराशर ने अपनी पुस्तक बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखी है और वो कहते हैं, क्योंकि देखिए केंद्र के भाव जो हैं 1, 4, 7, 10, इनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं। केंद्र के स्थान को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है और यहाँ पर अगर कोई शुभ प्लैनेट आते हैं तो वो क्यों दोष बनाते हैं। सीधी सी बात है कि हम जैसे हमने पिछली अपनी जो श्रृंखला लघु पराशरी पर की थी उसमें भी हमने इस पर जिक्र किया था कि केंद्र के भाव न्यूट्रल होते हैं, सम होते हैं, वो ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं।
तो अगर कोई शुभ फल प्रदायक ग्रह वहां पर आ जाता है, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो वहां उसकी शुभता समाप्त हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। और ये कब केंद्र अधिपति योग केंद्र अधिपति और कब केंद्र अधिपति दोष केंद्र अधिपति योग में बदल जाता है, जब ऐसे ही जो नैसर्गिक प्राकृतिक तौर पे पाप ग्रह हैं, जिनमें मंगल सूर्य शनि जैसे ग्रह आते हैं, अगर वो केंद्र में आ जाते हैं और वो आपकी कुंडली के फंक्शनल मैलेफिक हैं, तो वहां पर केंद्र अधिपति योग बन जाता है, क्योंकि वो अब अपनी सारी नेगेटिविटी को भूलकर वो अपनी शुभता को ही देंगे, क्योंकि अब उनकी वहां पर न्यूट्रल हाउस में जाने के बाद उनकी अशुभता समाप्त हो जाती है। इसी कारण ऋषि पराशर ने कहा है कि अगर कोई शुभ प्लैनेट जिनमें बुध शुक्र और गुरु बृहस्पति शामिल हैं वो केंद्र में आते हैं, तो अपनी सारी शुभता को खो देते हैं और इसलिए उन्हें दोष लगता है। अब यहाँ पर मैं 8 लग्नों में केंद्र अधिपति दोष की चर्चा करूंगी, जो बहुत प्रमुख है, जहाँ पे ये दोष लगता है। और बाकी के 4 जो लग्न हैं उनमें किसी भी तरह से इन तीनों ग्रहों का कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि ये तीनों ग्रह उनके केंद्र में कभी नहीं आते। तो सबसे पहला लग्न है मेष लग्न। यहाँ पर देखिए शुक्र बहुत शुभ प्लैनेट आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और इन्हें केंद्र अधिपति दोष इसलिए लगता है। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी किसी भी लग्न में 2 केंद्रों के स्वामी नहीं बन सकते। तो यहाँ अगर मेष लग्न की बात करें तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण उन्हें केंद्र अधिपति दोष लगता है। पर वो क्योंकि मेष लग्न के लिए शुक्र प्रबल मारक होते हैं और दोनों मारक भावों के स्वामी होते हैं। पर यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगी कि द्वितीय भाव के स्वामी होने के चलते नहीं, बल्कि सप्तम भाव के स्वामी होने के चलते शुक्र को मेष लग्न में केंद्र अधिपति दोष लगता है। खास करके सप्तम भाव में अगर शुक्र की उपस्थिति है तो ये आपके लिए बहुत कोई वेलकम सिचुएशन नहीं है, एक आपके लिए संभालने वाली स्थिति बताती है। अब मैं बात करूंगी वृश्चिक लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए कि वृश्चिक लग्न में देखिए, वृश्चिक लग्न में भी शुक्र देव आपके द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। पर इन्हें जो ये दोष लगता है केंद्र अधिपति दोष, वो 12वें भाव के स्वामी होने के चलते नहीं, बल्कि अगेन सप्तम भाव के स्वामी होने के चलते, क्योंकि ये मारक भाव है। और अगर आपकी वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और आपके शुक्र चतुर्थ सप्तम या दशम में है तो उन्हें ये केंद्र अधिपति दोष लगेगा। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर शुक्र आपके सप्तम भाव में ही है तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा संभालने वाली स्थिति बनती है। तीसरा लग्न है जेमिनी। अगर आपके मिथुन लग्न की पत्रिका है तो यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। मिथुन लग्न की पत्रिका है तो गुरु बृहस्पति आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर यहाँ के स्वामी होकर इन्हीं भावों में है गुरु बृहस्पति, तो एक जबरदस्त केंद्र अधिपति दोष बनाते हैं। दशम भाव के स्वामी होने के कारण नहीं, बल्कि सप्तम भाव मारक भाव के स्वामी होने के कारण उन्हें ये दोष लगता है। और अगर गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में हैं तो यहाँ पर उन्हें एक जबरदस्त केंद्र अधिपति दोष लगता है। कन्या लग्न में चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, और अगेन यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी होने के चलते नहीं, बल्कि सप्तम भाव मारक भाव के स्वामी होने के चलते गुरुदेव को एक जबरदस्त केंद्र अधिपति दोष लगता है। अब अगर आपकी कन्या लग्न की पत्रिका है और गुरु बृहस्पति सप्तम में है तो आपको गुरु बृहस्पति की महादशा एक स्ट्रगल वाली पीरियड या कुछ हेल्थ रिलेटेड या आपके जीवन साथी में कुछ प्रॉब्लम लेकर आ सकती है। और अगर इस तरह की दशा आपने देखी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा हुआ या नहीं। अब अगर धनु लग्न की बात करूं तो देखिए धनु लग्न में जो बुध के लग्नों में गुरु बृहस्पति की स्थिति थी, वही गुरु बृहस्पति के लग्नों में बुध की स्थिति होती है। दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और इन दोनों को एक दूसरे के लग्नों में गुरु केंद्र अधिपति दोष लगता है। अब अगर मैं धनु लग्न की बात करूं तो
बुध देव आपके दशम और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और इन्हें एक जबरदस्त केंद्र अधिपति दोष लगता है, क्योंकि ये दोनों केंद्र के भाव उन्हें उनकी शुभता को सम कर देते हैं। और केंद्र के भाव होने के साथ साथ सातवां भाव चूंकि हमारा मारक भाव भी होता है, तो इसीलिए उन्हें एक मार्केश की जो भूमिका निभानी पड़ती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर इतने सौम्य ग्रह होते हुए भी बुध देव अच्छा फल नहीं दे पाते, चूंकि उन्हें केंद्र अधिपति दोष लगता है। इसके अलावा अगर मीन लग्न की बात करूं तो मीन लग्न में भी बुध देव को चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामित्व प्राप्त है और इन्हें केंद्र अधिपति दोष यहाँ पर भी लगता है, पर ये दोष उन्हें चतुर्थ भाव के स्वामी होने के चलते नहीं, बल्कि सप्तम भाव जो हमारा मारक भाव है उसके स्वामी होने के चलते लगता है। आशा करती हूँ कि ये केंद्र अधिपति दोष का ये जो गणना की है हमारे ऋषि महर्षियों ने, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के विपरीत अगर मैलेफिक्स जो होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, वो अगर केंद्र भाव में आ जाते हैं तो उनकी पापत्व में भारी गिरावट आ जाती है। इसकी भी हमने चर्चा की। तो उन्हें केंद्र अधिपति योग बनाते हैं ऐसे पाप ग्रह। अब थोड़ी सी चर्चा करूंगी मैं। गुरु बृहस्पति और बुध को केंद्र अधिपति दोष ज्यादा लगता है, क्योंकि वो एक दूसरे के लग्नों में कहीं भी अगर दूसरे केंद्रों के स्वामी हो तो उनका एक भाव सप्तम जो मारक भाव है कॉमन रहता है। किसी भी एक राशि जो दूसरे भाव में गई, दूसरे केंद्रों में गई, पर उनका सप्तम में उनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा उन्हें केंद्र अधिपति दोष देती है, जो कि शुक्र के साथ नहीं है। शुक्र कभी भी किसी भी लग्नों में दो केंद्रों के स्वामी नहीं होते हैं, और मेष में और वृश्चिक में हालांकि वो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, तो इसलिए उन्हें केंद्र अधिपति दोष लगता है। अब यहाँ मैं दो तरह के और केंद्र अधिपति दोषों की चर्चा करूंगी, एक कर्क लग्न के लिए और एक सिंह लग्न के लिए। तो कैंसेरियंस के लिए उनके चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। तो यहाँ पर चूंकि चतुर्थ भाव हमारे केंद्र के भावों में सबसे उत्तरोत्तर बलम के सिद्धांत को हम माने तो सबसे कमजोर केंद्र है, और एकादश भाव हमारे त्रिषडाय के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिषडाय है। तो यहाँ पर शुक्र को हालांकि नेचुरल शुभ ग्रह हैं, पर उन्हें केंद्र अधिपति दोष की स्थिति लगती है। इसी तरह अगर हम लियो लग्न, अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर भी वीनस आपका फंक्शनल मैलेफिक ग्रह बनकर उभरता है, क्योंकि ये दशम और तृतीय भाव का स्वामी है। और दशम भाव के स्वामित्व के लिए इन्हें ये दोष नहीं लगता, बल्कि तृतीय भाव जो कि त्रिषडाय का एक भाव है, हालांकि बहुत कमजोर भाव है त्रिषडाय का, पर यहाँ पर चूंकि त्रिषडाय भाव को हम लोग एक बहुत ही दुह स्थान मानते हैं, डिफिकल्टी वाला स्थान। हालांकि रुपए पैसे के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है त्रिषडाय भाव, पर इन जनरल यहाँ पर शुक्र को अभी जब चूंकि हम केंद्र अधिपति दोष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो देखिए यहाँ पर ये बात खुलकर सामने आती है कि इन जिन ग्रहों की चर्चा हमने की उन्हें केंद्र अधिपति दोष इसके लिए नहीं लगता कि वो केंद्र के स्वामी हैं, बल्कि उनकी दूसरी साइन जहाँ पर भी जाती है वो अगर अच्छे घर में नहीं है, वो अगर त्रिषडाय भावों में है, तो वहां पर उन्हें केंद्र अधिपति दोष की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर किसी ग्रह का एक भाव केंद्र में पड़ता है और दूसरा 3, 7, 11 में पड़ता है तो उन्हें ये दोष लगता है, क्योंकि ये 3, 7, 11 भाव जो हैं वो हालांकि एक डिफिकल्ट हाउसेस माने जाते हैं और इन्हें एक प्लैनेट्स के शुभत्व को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि ये 3, 7, 11 भाव जो है वो तो एक प्लैनेट ने आके अपना एक राशि जब केंद्र में दे दिया तो वहां पे वो सम हो गया, और दूसरी राशि अगर 3, 7, 11 में आती है तो यहाँ पर वो मारक और त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर नेगेटिविटी देना शुरू कर देता है। अब एक छोटी सी चर्चा कि मकर और कुंभ लग्न में कैसे केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है शुक्र देव को। अगर हम मकर लग्न की बात करें तो शुक्र आपके दशम भाव का भी स्वामी बनता है, लेकिन इसके साथ स्वामी बनता है पंचम भाव का। तो शुक्र जब पंचम भाव त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं तो यहाँ आकर शुभ हो जाते हैं, और दशम भाव हमारा सम भाव है, केंद्र का भाव है,
तो उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह का केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता। तो मकर लग्न और कुंभ लग्न ये दोनों शनि के लग्नों में शुक्र देव कुछ भी बुरा फल नहीं देते, बल्कि एक योग कारक प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं। अब अगर कुंभ लग्न की बात करूं तो यहाँ पे वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र देव उनके भाग्येश होते हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव में वो सम रिजल्ट देंगे और नवम भाव में ट्राइन हाउस का, त्रिकोण भाव का सबसे बड़ा भाव है ये उत्तरोत्तर वलम के अनुसार। तो यहाँ पर वो आके बहुत ही शुभ फल प्रदायक ग्रह बन जाते हैं। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न के जातकों को केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता, क्योंकि इनके किसी भी केंद्र भाव के साथ किसी बुरे भाव के स्वामी नहीं होते हैं, और या तो वो त्रिकोण के या फिर क्योंकि इन चारों लग्नों में आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं और केंद्र अधिपति दोष से मुक्त होते हैं। अब देखिए, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। हम सभी जानते हैं कि त्रिकोण भाव यानी हमारा लग्न, पंचम और नवम बहुत ही शुभ फल प्रदायक होता है। हमने लघु पराश्री में भी सीखा है और बाकी भी बहुत सारे ज्योतिष के बड़े बड़े ग्रंथों में इन भावों की शुभता का जिक्र किया गया है कि ये भाव हर परिस्थिति में आपको शुभ फल ही देते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे ये आप देख रहे होंगे ग्राफिक्स के जरिए कि 1, 5, 9 जो एक सुंदर सा त्रिकोण बनाता है, इसका ठीक उल्टा 3, 7, 11 ये भाव एक उल्टा त्रिकोण बनाता है, जो बताता है कि ये 3, 7 और 11 भाव हमेशा ही खराब रिजल्ट्स देते हैं और ये हमेशा ही इन्हें बुरा भाव माना गया है। इनकी बहुत तुलना संघर्ष और चैलेंजेस से की गई है। ये त्रिकोण भाव के जस्ट ऑपोजिट हैं, ठीक विपरीत हैं। ये एक रिवर्स ट्रायंगल बनाते हैं और इन ऑस्पिसेस बन जाते हैं। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि 6, 8 और 12 के स्वामी भी बेटर हैं 3, 7 और 11 के स्वामी से। ऋषि पराशर कहते हैं कि 3, 7 और 11 के स्वामी कभी भी आपको शुभ फल नहीं दे सकते, ये बेनिफिक्स नहीं हो सकते। अब यहाँ अगर मैं कर्क लग्न की बात करूं तो यहाँ जुपिटर देखिए षष्ठम भाव का स्वामी होकर भी कर्क लग्न वालों के लिए भाग्येश होते हैं, इसलिए ये अच्छा परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर इनका षष्ठम अधिपति होना भी उतना डैमेज नहीं करता है। अब सिंह लग्न वालों के लिए गुरु बृहस्पति अष्टम अधिपति होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर वो बुरा फल नहीं देते। गुरु बृहस्पति क्योंकि यहाँ पर वो पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, तो ट्राइन लॉर्ड होते हैं। जैसा हमने कर्क और सिंह लग्न में देखा कि जुपिटर ट्राइन लॉर्ड होते हैं, और इसके अलावा वो एक षष्ठम और एक अष्टम भाव के स्वामी होने के बावजूद भी बुरे परिणाम नहीं देते। अब अगर मैं मेष लग्न की बात करूं तो गुरु बृहस्पति यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। तो कर्क लग्न वालों के जैसे ही आपके भाग्येश होते हैं मेष लग्न के लिए, तो हमने इन तीनों लग्नों में देखा कि 6, 8, 12 के स्वामित्व के बाद भी ग्रह बुरे परिणाम नहीं देते हैं, अगर वो क्योंकि यहाँ पे वो त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं। तो 6, 8, 12 को फिर भी माफ़ी मिल गई है, लेकिन 3, 7 और 11 जैसे भावों की बहुत ही एक ड्रेडेड हाउसेस के जैसे इनको लिया जाता है। तो केंद्र के भाव को हम भले सम माने, न्यूट्रल माने, लेकिन अगर इनके अधिपति अपने से अच्छे स्थान पर गए हैं, बहुत अच्छे ग्रहों के साथ हैं, आपके पंचमेश या नौमेश के साथ युति बनाए हुए हैं, तो ये अच्छा फल देंगे। पर ध्यान देने वाली बात है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनका हमेशा स्वभाव या तो बहुत अच्छा करने का या बहुत बुरा करने का रहता है। 1, 5, 9 हमने देखा हमेशा शुभ फल देंगे, और 3, 7, 11 हमेशा बुरे और नेगेटिव फल ही देंगे। त्रिकोण के स्वामियों की दूसरी राशि भले ही त्रिक भाव में पड़े तो कोई बात नहीं, वो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देंगे। वो अपने हिसाब से इस लैकुना, इस कमजोरी की भरपाई करके अच्छा ही परिणाम देंगे। 3, 7, 11 के लॉर्ड फंक्शनल मैलिफिक माने जाते हैं, और ये अपनी दशा महादशा में या अपने टाइम पीरियड में हमेशा बुरा ही परिणाम देंगे, ऐसी ज्योतिष के मर्मज्ञों ने चर्चा की है। तो जहां ऋषि पराशर ने चंद शब्दों में केंद्र अधिपति दोष के बारे में व्याख्या की है, इसे समझाने के लिए YouTube पर हजारों घंटों की वीडियोस उपलब्ध है।
आप अपने कॉमन सेंस को अप्लाई कीजिए और आपके जीवन में अगर आपकी कुंडली में केंद्र अधिपति दोष बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपके संघर्ष, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हुए। क्या केंद्र अधिपति दोष आपने उसकी उपस्थिति अपने जीवन में पाई, या फिर जैसे बहुत बड़े बड़े ज्योतिषकारों का मैंने नाम गिनाया, उनके जैसे आपने भी इस दोष को अपने जीवन में नहीं पाया और उससे आप बिल्कुल बरी रहे। तो आपके अनुभव और सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर केंद्र अधिपति दोष आपकी कुंडली में बनता है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप जिन ग्रहों से आपको ये दोष बन रहा है उन ग्रहों का दान कीजिए। ये सबसे बड़ा रेमेडी है। और बी गुड डू गुड, ये एक सबसे बड़ा रेमेडी है अपने सभी कुंडली के, जन्म कुंडली के जितने भी ग्रहों से उपजने वाले विकार हैं उनसे निजात पाने के लिए। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक काइंड कंपैशनेट सोल हमारे जीवन में आने वाले संघर्षों की दवा है, रामबाण है। चलती हूँ, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।